रात का अंधेरा और एक फ्लाइट जो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही लम्हों में यह सफर एक ऐसी तबाही में बदल जाएगा जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से मंगलुरु की तरफ आने वाली ये फ्लाइट अपने साथ सिर्फ पैसेंजर्स नहीं ला रही थी, बल्कि उन फैमिलीज की उम्मीदें, सपने और वापस मिलने की खुशियां भी। मगर लैंडिंग के वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एक्सपीरियंस्ड पायलट के कंट्रोल के बावजूद बोइंग 737 रनवे से आगे निकल गया, और फिर जो हुआ वह इंडियन एविएशन हिस्ट्री के सबसे हार्ट ब्रेकिंग डिजास्टर्स में से एक बन गया। क्या यह सिर्फ एक लैंडिंग एरर था, या फिर कॉकपिट के अंदर हुई एक छोटी सी गलती ऐसे हालात पैदा कर गई जो धीरे धीरे एक बड़े हादसे तक जा पहुंची? और यहीं से शुरू होती है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की कहानी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह एक रेगुलर डेली फ्लाइट थी। प्लेन हर रोज मंगलुरु से दुबई जाता और फिर दुबई से वापस मंगलुरु आता था। क्रू के लिए भी यह रूटीन ऑन ऑपरेशन था, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही नॉर्मल फ्लाइट इतने बड़े डिजास्टर में बदल जाएगी। 22 मई 2010 की रात क्रैश से पहले वाली इनकमिंग फ्लाइट यानी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 811 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 11:45 पर सेफली लैंड करती है। अब इसी एयरक्राफ्ट को कुछ ही देर बाद फ्लाइट 812 बनकर इंडिया के लिए वापस उड़ना था। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट स्टाफ तुरंत काम शुरू कर देता है। प्लेन की इंस्पेक्शन होती है, फ्यूल रिफिल किया जाता है और सारे जरूरी चेक्स कंप्लीट किए जाते हैं ताकि नेक्स्ट फ्लाइट बिना प्रॉब्लम के रवाना हो सके। इसी दौरान एक 160 पैसेंजर्स भी बोर्डिंग शुरू कर देते हैं जो दुबई से इंडिया लौट रहे थे। इस फ्लाइट के लिए बोइंग 737 यूज किया जा रहा था। ये बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन सीरीज का मॉडर्न एयरक्राफ्ट था, जिसे स्पेशली उन एयरपोर्ट्स पर यूज किया जाता था जहां रनवे छोटे या चैलेंजिंग होते हैं। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 20 दिसंबर 2007 को भरी थी और सिर्फ एक महीने बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस को डिलीवर कर दिया गया था। यानी क्रैश वाली रात तक यह प्लेन लगभग 3 साल पुराना था और टेक्निकली बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। फ्लाइट को अनफिट करने की जिम्मेदारी उसी क्रू के पास थी जो कुछ देर पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 811 को भारत से दुबई लेकर आया था। यानी वही पायलट्स एंड केबिन क्रू अब इसी एयरक्राफ्ट को फ्लाइट 812 के रूप में वापस मंगलुरु ले जाने वाले थे। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट बनने वाली है। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 55 साल के ज्लाटको ग्लुसिका। वह काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। उनके पास लगभग 10,000 फ्लाइंग घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से करीब 7,500 घंटे कैप्टन के रूप में कंप्लीट किए गए थे। सिर्फ बोइंग 737 पर ही उनका 2,440 घंटों का एक्सपीरियंस था। कॉकपिट में उनके साथ थे 40 साल के फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह अहलूवालिया। उनके पास टोटल 3,620 फ्लाइंग घंटों का एक्सपीरियंस था और उनमें से 3,319 घंटे बोइंग 737 उड़ाते हुए कंप्लीट किए गए थे। यानी दोनों पायलट्स एक्सपीरियंस थे और एयरक्राफ्ट को हैंडल करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते थे। पायलट्स के अलावा एयरक्राफ्ट में 4 केबिन क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इस तरह उस रात फ्लाइट 812 में टोटल 167 लोग सवार थे, जिनमें पैसेंजर्स और क्रू दोनों शामिल थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज और फाइनल चेक्स कंप्लीट होने के बाद रात 1:06 पर लोकल टाइम पर एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मंगलुरु के लिए टेक ऑफ करती है। उस वक्त भारत में लगभग 2:36 बज रहे थे। टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल था। एयरक्राफ्ट स्मूथली रनवे से लिफ्ट होता है और कुछ ही देर में स्टेबल एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ रूटीन लग रहा था। पैसेंजर्स आराम से बैठे थे और कॉकपिट में भी सब नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक ऐसी चीज होने लगती है जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। फ्लाइट के पहले 1:40 तक कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच लगभग कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। इसकी वजह यह थी कि कैप्टन ज्लाटको ग्लुसिका थकान की वजह से टेक ऑफ के बाद ही सो जाते हैं। कैप्टन के सो जाने के बाद कॉकपिट की पूरी जिम्मेदारी टेम्पररी तौर पर फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह अहलूवालिया संभाल रहे थे। एटीसी कम्युनिकेशन से लेकर सारे जरूरी रेडियो कॉल्स तक उन्हें सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ रहा था। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कॉकपिट की यही खामोशी कुछ देर बाद एक बड़े डिजास्टर का हिस्सा बनने वाली है। फ्लाइट इसी तरह स्मूथली अपने रूट पर आगे बढ़ती रहती है और सुबह लगभग 5:30 पर एयरक्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट वे पॉइंट इग्मा पर पहुंचता है। यहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता है। एटीसी बताता है कि मंगलुरु में लैंडिंग के लिए शायद ILS DME ARC अप्रोच यूज करनी पड़े। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं क्योंकि लैंडिंग फेज में ऐसी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ILS DME ARC अप्रोच एक स्पेशल लैंडिंग प्रोसीजर होता है जो ज्यादातर लो विजिबिलिटी या डिफिकल्ट कंडीशंस में यूज किया जाता है। ILS यानी
इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को रेडियो सिग्नल्स के थ्रू रनवे तक गाइड करता है ताकि पायलट सही डायरेक्शन और डिसेंट मेंटेन कर सके। DME यानी डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट पायलट्स को बताता रहता है कि एयरक्राफ्ट रनवे से कितनी दूर है, और ARC अप्रोच में एयरक्राफ्ट सीधा रनवे की तरफ नहीं आता बल्कि एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है ताकि एल्टीट्यूड और डायरेक्शन स्मूथली कंट्रोल में रहे। यानी फ्लाइट अब धीरे धीरे अपने सबसे क्रिटिकल फेज यानी लैंडिंग की तरफ बढ़ रही थी और कॉकपिट में लिया गया हर फैसला अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। इसी तरह प्रोसीजर्स फॉलो होते रहते हैं और देखते ही देखते सुबह के 5:45 बज जाते हैं। सुबह 5:45 तक एक्सप्रेस फ्लाइट 812 अपनी डेस्टिनेशन यानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 77 माइल्स दूर रह जाती है। इसी दौरान ATC कॉकपिट को इंस्ट्रक्शन देता है कि एयरक्राफ्ट अपनी एल्टीट्यूड कम करके 7000 फीट पर ले आए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। मंगलुरु एयरपोर्ट कोई नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं था। ये एक पहाड़ी के ऊपर बना एयरपोर्ट था जहाँ 2 टेबल टॉप रनवे मौजूद थे। सिंपल लैंग्वेज में टेबल टॉप रनवे वो होता है जो किसी ऊंची जगह पर बना हो और जिसका एक या दोनों एंड्स सीधे गहरी खाई की तरफ जाते हों। ऐसे रनवे पर लैंडिंग करना काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट थोड़ा सा भी रनवे से आगे निकल जाए या कंट्रोल लॉस हो जाए तो प्लेन सीधे नीचे गिर सकता है। यानी लैंडिंग के वक्त गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक स्ट्रिक्ट रूल था और वह यह कि मंगलुरु एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग सिर्फ कैप्टन ही परफॉर्म करेगा। लेकिन उस दिन सिचुएशन कुछ और थी। कैप्टन जलाटको ग्लुसिका कॉकपिट में सो रहे थे और एयरक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह अहलूवालिया संभाल रहे थे। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैप्टन ग्लुसिका पहले भी मंगलुरु में 16 सक्सेसफुल लैंडिंग्स कर चुके थे। वह इस डिफिकल्ट एयरपोर्ट से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह ने यहाँ कभी खुद लैंडिंग परफॉर्म नहीं की थी। हाँ, वह 67 फ्लाइट्स में को पायलट के तौर पर यहाँ आ चुके थे, इसीलिए एयरपोर्ट उनके लिए बिल्कुल नया भी नहीं था। लेकिन अब सवाल ये था कि इतने चैलेंजिंग एयरपोर्ट पर जब कैप्टन सो रहा हो और लैंडिंग का क्रिटिकल फेज करीब आ रहा हो तो क्या सब कुछ वैसे ही स्मूथली होने वाला था जैसा अब तक लग रहा था? जब फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह ने एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड कम करना शुरू किया तब भी कॉकपिट में अजीब सी खामोशी थी। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच अब तक कोई प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। उस वक्त फ्लाइट 812 लगभग 18,400 फीट की एल्टीट्यूड पर थी जबकि एयरपोर्ट सिर्फ 25 माइल्स दूर रह गया था। लैंडिंग का क्रिटिकल फेज अब बहुत करीब आ चुका था। इसी दौरान मंगलुरु एरिया कंट्रोलर एयरक्राफ्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि एल्टीट्यूड और कम करके 2900 फीट पर ले आए। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत कमांड फॉलो करते हैं और ILSDME ARC अप्रोच शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। एयरक्राफ्ट नॉर्मल अप्रोच के मुकाबले में काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर था, यानी प्लेन अपनी तयशुदा ऊंचाई से काफी ऊपर उड़ रहा था और अब सेफ लैंडिंग करना मुश्किल होता जा रहा था। सुबह 5:52 पर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से एरिया कंट्रोलर इस फ्लाइट को ATC टावर के हवाले कर देता है। अब एयरक्राफ्ट डायरेक्ट टावर कंट्रोलर के कांटेक्ट में आ चुका था। टावर कंट्रोलर कॉकपिट को इंस्ट्रक्शन देता है कि एयरक्राफ्ट ILSDME ARC अप्रोच फॉलो करते हुए रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स दूर 240 डिग्री एंगल पर सर्कुलर पैटर्न में आगे बढ़े ताकि प्लेन स्मूथली रनवे अलाइनमेंट में आ सके। फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह तुरंत इंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी चीज नोटिस होती है जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली थी। रेडियो कॉल कंप्लीट करते वक्त फर्स्ट ऑफिसर एक जोर की उबासी लेते हैं। यह इस बात का इशारा था कि वह काफी देर से अकेले कॉकपिट हैंडल करते करते थक चुके थे और शायद अब पूरी तरह एक्टिव भी नहीं रहे थे। अब जाकर पहली बार कैप्टन जलाटको ग्लुसिका को एहसास होता है कि प्लेन जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है और सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर जा रही है। उस वक्त प्लेन लगभग 9000 फीट पर था, जो लैंडिंग के इस फेज के लिए बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड माना जाता है। ये देखते ही कैप्टन एयरक्राफ्ट को जल्दी नीचे लाने की कोशिश करते हैं। वह लैंडिंग गियर टाइम से पहले डाउन कर देते हैं और स्पीड ब्रेक्स भी एक्सटेंड कर देते हैं ताकि स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों को आक्रामक तरीके से कम किया जा सके। कॉकपिट में अब प्रेशर साफ महसूस हो रहा था। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। सुबह ठीक 6:03 पर कैप्टन लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट करते हैं और एयरक्राफ्ट को रनवे की तरफ ले जाना शुरू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी। प्लेन अभी भी स्टेबल लैंडिंग प्रोफाइल में नहीं था। इस वक्त एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से सिर्फ 2.5 माइल्स दूर था और उसका एल्टीट्यूड लगभग 2500 फीट था। रनवे बहुत करीब था, लेकिन प्लेन अब भी तयशुदा हाइट से ऊपर उड़ रहा था। ये देखते ही फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह टेंशन में कैप्टन को वार्न करते हैं। वो कहते हैं
हैं कि एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन कैप्टन उनकी वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। वह ऑटो पायलट और लैंडिंग असिस्ट सिस्टम्स ऑफ करके एयरक्राफ्ट को मैन्युअली कंट्रोल करना शुरू करते हैं ताकि किसी तरह लैंडिंग कंप्लीट की जा सके। फर्स्ट ऑफिसर बार बार सजेस्ट करते हैं कि गो अराउंड कर लेना चाहिए, यानी एक और सर्कल लगाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। एविएशन में यह एक नॉर्मल सेफ्टी प्रोसीजर होता है। जब लैंडिंग स्टेबल ना हो तो लैंडिंग कैंसिल करके प्लेन को दोबारा आसमान में ले जाया जाता है, लेकिन कैप्टन का फैसला कुछ और था। को पायलट दोबारा वार्न करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें वापस चक्कर लगाना चाहिए, मगर कैप्टन जलाट को किसी भी हाल में प्लेन को उसी अटेम्प्ट में लैंड कराना चाहते थे और अब एयरक्राफ्ट धीरे धीरे डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा था। रनवे तक पहुंचने के लिए कैप्टन जलाट को प्लेन को तेजी से नीचे लाना शुरू कर देते हैं। अब प्लेन हर एक मिनट में 4000 फीट नीचे गिर रहा था, जो नॉर्मल लैंडिंग के हिसाब से काफी खतरनाक था। कॉकपिट में डर और टेंशन पूरी तरह बढ़ चुकी थी। एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और इसी बीच प्लेन का ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम यानी EGPWS वार्निंग देने लगता है। Sink rate, pull up. एविएशन में यह वार्निंग बहुत सीरियस मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट जरूरत से ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है और अगर पायलट्स तुरंत रिएक्ट न करें तो प्लेन क्रैश हो सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी खतरनाक वार्निंग्स के बावजूद भी कैप्टन लैंडिंग नहीं रोकते। वह प्लेन को संभालने के बजाय हर हाल में उसे रनवे पर उतारना चाहते थे। इसी दौरान ATC टावर कॉकपिट से पूछता है कि क्या एयरक्राफ्ट ने ILS अप्रोच प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश कर ली है। यहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस थी क्योंकि कैप्टन पहले ही ऑटो पायलट और लैंडिंग में मदद करने वाले सारे सिस्टम्स बंद कर चुके थे, यानी अब प्लेन बिना किसी ऑटोमेटिक हेल्प के सीधे रनवे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह पर प्रेशर डालते हैं कि वह टावर को कंफर्म करें कि फ्लाइट ILS अप्रोच फॉलो कर रही है। फर्स्ट ऑफिसर मजबूरन ATC को वही मैसेज दे देते हैं। इस कंफर्मेशन के बाद टावर कंट्रोलर प्लेन को लैंड करने की इजाजत दे देता है, लेकिन कॉकपिट के अंदर कहानी कुछ और ही थी। प्लेन अब भी रनवे के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था और सेफ लैंडिंग की उम्मीद हर एक सेकंड के साथ खत्म होती जा रही थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के फाइनल मोमेंट्स में कॉकपिट और ATC की सारी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए कैप्टन जलाट को ग्लोसिका एयरक्राफ्ट को रनवे के बिल्कुल करीब ले आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह गलती अब सुधारी नहीं जा सकती थी। प्लेन की रफ्तार और ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वह सही जगह पर उतर ही नहीं पाया और रिजल्ट प्लेन रनवे की शुरुआत से लगभग 5200 फीट आगे जाकर लैंड हुआ। ये लैंडिंग पहले ही एक मौत का खेल बन चुकी थी। अब तेज रफ्तार प्लेन को रोकने के लिए रनवे पर सिर्फ 2800 फीट का हिस्सा बचा था, जो इस तरह के हैवी एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल नाकाफी था। रफ्तार ज्यादा थी और रास्ता बेहद कम। टचडाउन के बाद कैप्टन तुरंत थ्रस्ट रिवर्सर्स एक्टिवेट करते हैं और ब्रेक्स लगाए जाते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होने के बजाय अब भी ज्यादा रहती है। टचडाउन के सिर्फ 6 सेकंड के अंदर कैप्टन मौत के मुंह से निकलने की एक आखिरी कोशिश करते हैं, यानी प्लेन को दोबारा हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 रनवे पर कंट्रोल खोता हुआ आगे बढ़ता रहता है और रनवे के एंड को क्रॉस कर लेता है। फिर वह 60 मीटर की स्ट्रिप और 90 मीटर के सेफ्टी एरिया को भी पार कर जाता है। आखिर में एयरक्राफ्ट रनवे के एंड से नीचे गहरी खाई में गिर जाता है और यह रूटीन फ्लाइट एक ट्रैजिक डिजास्टर में तब्दील हो जाती है। मौके पर रेस्क्यू टीम्स जल्दी पहुंच जाती हैं और बचाव का काम शुरू होता है, लेकिन हालात इतने खराब थे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्रैश में मौजूद 167 लोगों में से सिर्फ 8 पैसेंजर्स ही जिंदा बच पाते हैं। बाकी सब इस ट्रैजिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोइंग के एक्सपर्ट्स मिलकर क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक्सीडेंट का मेन रीजन पायलट एरर था, स्पेशली कैप्टन का लैंडिंग जारी रखने का फैसला और सिचुएशन को समय पर स्वीकार न करना इस डिजास्टर का फैक्टर था। उन्होंने न फर्स्ट ऑफिसर की वार्निंग्स को सीरियसली लिया और न ही सिस्टम अलर्ट्स को। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन की नींद तो पूरी थी, लेकिन टेक ऑफ के बाद वह फ्लाइट में सो गए थे। अचानक जागने की वजह से उन्हें स्लीप इनर्शिया हो गया, जिसने उनके दिमाग और फैसला लेने की ताकत को कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन्न कर दिया था। एक और बड़ा फैक्टर यह था कि उस दिन मंगलुरु एरिया का रडार पूरी तरह एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से एल्टीट्यूड बदलने की इंस्ट्रक्शंस में थोड़ी देरी हुई। मगर इन्वेस्टिगेशन बताती है कि अकेला रडार इस क्रैश का जिम्मेदार नहीं था। ये इंसिडेंट इस बात की एक खौफनाक याद दिलाता है कि कैसे छोटी खामियां और खराब डिसीजन मेकिंग मिलकर एक हंसते खेलते सफर को डिजास्टर में बदल सकती हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की यह कहानी सिर्फ एक हादसा
हादसा नहीं, बल्कि एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा सबक है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमें याद दिलाती है कि फ्लाइट ऑपरेशन में हर छोटा फैसला, हर सेकंड की समझ और हर चेतावनी कितनी अहम होती है। एक सामान्य सी उड़ान कुछ गलत फैसलों और चूके हुए मोमेंट्स की वजह से एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गई और पीछे छोड़ गई कई ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी हर पायलट और हर कंट्रोलर अपने ट्रेनिंग में याद रखता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये एक चेतावनी बनकर हमेशा याद रखी जाती है।